अरब सागर के दक्षिण पूर्वी भागों पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब इंटेंसिफाई होकर आज यानी 13 मई की सुबह लो प्रेशर सिस्टम बन गया और इसके अगले 24 घंटों में यानी 14 मई की सुबह तक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया यानी गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। और उसके बाद 15 मई को ये डिप्रेशन बनेगा और उसके बाद 24 घंटों का वक्त लेगा ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में इंटेंसिफाई होने में। और इस जर्नी में किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से इसकी इंटेंसिटी रहेगी, रेनफॉल की इसके चलते पश्चिमी घाटों पर इसका आकलन हम करते हैं। इसके लिए मॉडल डेटा हम देखते हैं एनिमेशन के तरीके से किस तरह ये प्रभावित करेगा। केरल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव और लक्षद्वीप पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहने की संभावना है आज और कल। और 15 मई तक भी केरल पर प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है। और उसके बाद 15 मई से लेकर कर्नाटक और गोवा तथा दक्षिणी कोंकण गोवा रीजन पर यानी दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर इसका प्रभाव रहेगा। और 16 से ये उत्तरी कोंकण गोवा रीजन और गुजरात को प्रभावित करना शुरू कर देगा। इस तरह से इसका ट्रैक रहने की संभावना है। हालांकि इसके ट्रैक में अभी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ये थोड़ा सा वेस्टर्ली हो सकता है। पहले अनुमान लगाया गया था कि ये गुजरात के पश्चिमी तटों पर टकराएगा या उससे सटे पाकिस्तान के आसपास के इलाकों से टकरा सकता है, लैंडफॉल कर सकता है। लेकिन इस समय का जो मॉडल डेटा है, आज का जो डेटा है, उसके आधार पर अनुमान ये है कि ये गुजरात की तरफ जा रहा है। हालांकि अभी भी इसकी जो ट्रैक की और इसकी स्पीड है उसको लेकर के ट्रैक में थोड़ा सा संशोधन हो सकता है आने वाले 24 से 48 घंटों के बाद। और सटीक अनुमान 24 से 48 घंटों के बाद हमें मिल सकता है, यानी 14 मई की रात में या 15 मई की सुबह तक हम ये स्थिति में होंगे ये समझने की कि ये एग्जैक्टली किस ट्रैक में आगे बढ़ेगा। और उसके बाद जब साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा 16 मई की सुबह, तब उसके और इंटेंसिफिकेशन होने की संभावना यानी कि सीवियर साइक्लोन या वेरी सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना या आशंका रहेगी या नहीं। हालांकि बहुत एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ये नहीं बनेगा क्योंकि ये लैंड के काफ़ी करीब से होकर गुजर रहा है। लैंड के करीब होकर गुजरने की वजह से आप देख सकते हैं इसको जो एनर्जी है चारों तरफ से नहीं मिलेगी, सिर्फ इसके पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से एनर्जी ज़रूर मिलेगी। मॉइस्चर फीडिंग लगातार इसको मिलती रहेगी। समुद्र की सतह का तापमान, विंड शीयर, ये सभी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव हैं जो इसको इंटेंसिफाई करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन जो पूर्वी इलाका इसकी तरफ का, इसके साइक्लोन के या सिस्टम के पूरब में जो क्षेत्र है वो लैंड एरिया रहेगा, जिसकी वजह से पूरब से इसको मॉइस्चर की फीडिंग लगातार नहीं मिलेगी। और यही कारण होगा कि ये सिस्टम जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के बाद सीवियर साइक्लोन या एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन संभवतः न बने। और इससे हम राहत की उम्मीद कर सकते हैं कि डैमेजिंग इफेक्ट इसका जो रहेगा वो कम से कम रहेगा। और ये भले ही जैसा कि हमने शुरुआती में अनुमान लगाया था कि ये पश्चिमी घाट पर केरल से लेकर महाराष्ट्र तक भले ही लैंडफॉल नहीं कर रहा है, लेकिन ये लैंडफॉल करने से पहले ही 14 मई से 16 मई के बीच, 17 मई तक हम कह सकते हैं, ये कई इलाकों में बहुत भीषण बारिश और बहुत तूफानी रफ्तार से हवाएं दे सकता है, जिससे व्यापक नुकसान हो सकता है। चूंकि पहले से ही अनुमान लग चुका है, इसलिए केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों और कोंकण गोवा और महाराष्ट्र का जो समूचा क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में लोग पहले से ही तैयार हो चुके हैं। इसके आने की आशंकाओं को देखते हुए, आने की सूचनाओं को देखते हुए, और जागरूकता है। इस वजह से जान के नुकसान की जो स्थिति है उसको हम टाल सकते हैं। जान के नुकसान को हम टाल सकते हैं या उससे बच सकते हैं, लेकिन संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि डैमेजिंग विंड तो हो सकती है। देखिए आप किस तरह से ये इफेक्ट करने वाला है केरल पर। इसका जो प्रभाव है आज भी है और कल भी, यानी 14 मई को रहेगा। 15 मई को भी केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक के तटीय भागों, दक्षिणी आंतरिक भागों में, तमिलनाडु में भी रहेगा। उसके बाद 17 मई को आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण तक प्रभावित करेगा। 18 मई को ये लैंडफॉल, 18 और 19 मई के बीच में इसका लैंडफॉल गुजरात या इससे सटे पाकिस्तान की तरफ हो सकता है। और अंदरूनी इलाकों पर इसका जो प्रभाव रहेगा, तमिलनाडु में दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादा रहेगा। अंदरूनी बाकी जो इलाके होंगे यहाँ पर अपेक्षाकृत कम असर देखने को मिलेगा, जिसमें चेन्नई शामिल है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बहुत व्यापक असर रहेगा। रायलसीमा और तेलंगाना में बहुत ज़्यादा असर रहने की संभावना या आशंका फिलहाल नहीं है, लेकिन रफ्तार हवाओं की बहुत अच्छी रहेगी। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य कोंकण गोवा में, विदर्भ में फिलहाल इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन कुछ इलाकों में वर्षा ज़रूर दे सकता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन गुजरात और राजस्थान तथा उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों पर इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का कुछ असर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान जैसी स्थिति
फिलहाल नहीं बनती हुई नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि जिस समय इसका लैंडफॉल हो रहा होगा लगभग उसी समय वही समय होता है 20 मई के आसपास, जब अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून दस्तक देता है। लेकिन इस सिस्टम के कारण जब भी कोई बड़ा सिस्टम बनता है, इंटेंस सिस्टम होता है, उसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जाती है, तो वो आसपास के जितने भी सिस्टम होते हैं उन सभी की एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो सिस्टम रहेगा अपने आसपास के इलाकों में, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर या ज़मीनी भाग, इन सभी क्षेत्रों के सिस्टमों की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसी वजह से इन भागों में बारिश की गतिविधियां पहले बंद हो जाएंगी। और जब ये सिस्टम करीब आएगा तब फिर से एक बार उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में बारिश शुरू होगी और इसी वजह से मॉनसून में कुछ डिले हो सकता है। लेकिन एक और खबर आ रही है कि बंगाल की खाड़ी पर भी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म इस सिस्टम के जाने के बाद एक सिस्टम उभर सकता है जो धीरे धीरे इंटेंसीफाई होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में आ सकता है। और ये आएगा और किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या इम्पैक्ट होगा इसका, इसके बारे में अभी ऑब्जर्वेशन लगातार जारी है और इस पर मैं भी नज़र रखूंगा, कोशिश करूंगा समय से पहले आपको अपडेट करने की। फिलहाल इस बुलेटिन में आप अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। साइक्लोनिक स्टॉर्म, ताउते और इसके अलावा अन्य मौसमी स्थितियों पर लगातार मेरी नज़र है और कोशिश है कि आपको एक के बाद एक लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट के द्वारा आपको जानकारी पहुँचाने की कोशिश लगातार जारी है और इस कोशिश में मैं बना रहूँगा। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद।